नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इतिहास की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें से हम लोग गांधी जी को स्पेशली पढ़ रहे हैं और गांधी जी के द्वारा किए गए कृत्यों को हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से चौरी चौरा कांड होने के पश्चात उसे बारदोली नामक स्थान पर स्थगित कर दिया जाता है। तो गांधी जी के द्वारा जब इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है तो भारत में खास तौर पे युवा वर्ग के द्वारा इसका भारी मात्रा में विरोध किया जाता है। उन युवा वर्गों में आपके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल होता है। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। उस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की विरोध के बारे में बताया हुआ, किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा और गांधी जी को लेकर के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा टिप्पणी की गई थी। तो इसके चलते 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी गिरफ्तारी होने की वजह से उनको 6 साल की सज़ा हो जाती है और 6 साल के सज़ा के पश्चात हमने देखा था गांधीदास पैक्ट। अब देखते हैं कि गांधीदास पैक्ट होता क्या है। तो गांधीदास पैक्ट के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा किया था, परंतु इसके बारे में एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि गांधीदास यानी गांधी और दास का मतलब होता है CR दास। गांधी जी और CR दास, गांधी जी को 1922 ईस्वी में जब 6 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है तो गांधी जी वहाँ जेल में जाने के पश्चात इनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ जाने की वजह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। उसी बीच होता क्या है कि कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। CR दास के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया जाता है जिसे कहा जाता है क्या, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक जो होते हैं CR दास और प्लस मोतीलाल नेहरू जी होते हैं। इसको स्थापना के पीछे मैंने कारण बताया था आपको कि स्वराज पार्टी में CR दास के द्वारा 1922 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, जिसका आयोजन गया नामक स्थान पे किया गया रहता है। CR दास के द्वारा जो है परिषद में चुनाव में भाग लेने के लिए एक रखा जाता है प्रस्ताव, जिसे कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, नकार दिया जाता है। तो जब कांग्रेस के द्वारा इसे नकार दिया जाएगा तो CR दास के द्वारा कांग्रेस के पद से, अध्यक्ष के पद से ये इस्तीफा दे देते हैं। जब इस्तीफा दे देते हैं, इसके बारे में हमने आपको पिछली कक्षा में बताया हुआ है, जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो CR दास के द्वारा जब आपके कांग्रेस के पद से, अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया जाता है तो उन्हीं के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। तो स्वराज पार्टी स्थापित हो करके चुनाव में भाग लेने का प्रयास करती है। गांधी जी को जब इस बात का पता चलता है, गांधी जी जेल से रिहा होते हैं और गांधी जी रिहा कब होते हैं, 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में गांधी जी जब बाहर आते हैं तो बेलगांव नामक स्थान पर, बेलगांव में हुए अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और बेलगांव आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी, तो किस अधिवेशन में किया था, बेलगांव अधिवेशन में। तो बेलगांव में जब यह अधिवेशन शुरू किया जाता है, उस स्थिति में गांधी जी ने CR दास को समझाने के लिए अपने पास बुलाते हैं और उसी को गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से गांधी जी दास जी से ये कहते हैं कि आप जाइए, चुनाव में भाग लीजिए, और परिषद के चुनाव में भाग लेते भी हैं। उसके पश्चात स्वराज पार्टी को अच्छी खासी बहुमत मिलती है। बहुमत मिलने के पश्चात अचानक 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी धीरे धीरे बिखर जाती है। तो ये तो रही कुछ गांधी जी की कहानियाँ और स्वराज पार्टी को लेकर के। गांधी जी इसके पश्चात कुछ दिन के लिए राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, परंतु उसी बीच आपके कुछ उग्रवादी विचारधारा के लोग
जिन्होंने जैसे को तैसा, एक उनका फंडा होता था जैसे को तैसा, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर दमन प्रक्रिया के द्वारा हथियार उठाए जा सकते हैं तो हमारे लोगों के द्वारा भी हथियार उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले लोगों को उग्रवादी विचारधारा कहते हैं। तो उन्हीं के बीच में क्या क्या चीज़ें घटी, मेन मकसद हमारा गांधी जी है, लेकिन उसके बीच में दो संगठन को हम लोग पढ़ेंगे, एक आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और दूसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या था। उसके बाद हम लोग पुनः अपने गांधी जी के टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है क्या, HRA। HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की जाती है और ये करते कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा होती है। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया जाता है। सचिंद्र नाथ सान्याल कैसे विचारधारा के थे, तो ये उग्रवादी विचारधारा के, खासतौर पे युवा वर्ग में, लगभग जैसे आज के युवा बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं उसी प्रकार से पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि गांधी जी को हमने देख लिया असहयोग आंदोलन में और इसके पहले भी हम कांग्रेस को 1885 से देखते आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब हम अंग्रेज़ों के सामने हथियार उठाएंगे। तो हथियार उठाने वालों में से एक संस्था स्थापित की जाती है युवा वर्ग के द्वारा, उनका नाम होता है सचिंद्र नाथ सान्याल। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसके द्वारा क्या किया जाता है समझिए, इसमें आपके भगत सिंह जैसे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता जो उग्रवादी विचारधारा के थे, वे सारे के सारे नेता इसी के संगठन के सदस्य थे। उनमें होता क्या है समझिए कि सचिंद्र नाथ सान्याल जब इस संस्था को स्थापित करते हैं तो HRA के द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस रखा जाता है। काकोरी, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो काकोरी कांड क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये घटना होती है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो काकोरी क्या है कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन होती है, उसमें पता चलता है इन लोगों को क्योंकि संस्था चलाना है तो कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। तो उस पैसे को ये लोग लूटने के लिए काकोरी जाने वाली एक ट्रेन को लूट लेते हैं और लूटने के पश्चात इन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा छानबीन की जाती है। उनमें से 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। उन 4 बड़े नेताओं के नाम आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न भी बने हुए हैं। उन 4 बड़े नेताओं में याद रखिएगा, पहले नेता आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो गिरफ्तारी की गई थी उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा पहली बार ये कांड किया जाता है। इनको गिरफ्तार करके गोरखपुर नामक स्थान पर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उसके पश्चात याद रखिएगा अशफाक उल्ला खां थे और अशफाक उल्ला खां जो थे इनको फांसी दी जाती है फैजाबाद में। इसके बाद होते हैं रोशन लाल को फांसी दे दी जाती है इलाहाबाद में। और इसके पश्चात एक व्यक्ति थे राजेंद्र लाहिरी और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दी जाती है गोंडा में। इन 4 व्यक्तियों को याद रखिएगा। ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे, यानी काकोरी कांड इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी जाती है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी जाती है, रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी जाती है, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में फांसी दे दी जाती है। इसकी वजह से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सरकार के द्वारा अवैध घोषित करके इसको संस्था को धीरे धीरे ये बिखर जाती है। परंतु होता क्या है कि 1928 ईस्वी में 10 सितंबर 1928 ईस्वी को इसी संस्था को बढ़ाते हुए एक कदम चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इसका नाम रखा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSRA। HSRA क्या था?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके संस्थापक होते हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद को माना जाता है, और चंद्रशेखर आज़ाद वही संगठन को पुनः जोड़ने का प्रयास करते हैं जो संगठन कौन सा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इसी वजह से हिंदुस्तान के बीच में सोशलिस्ट जोड़ करके चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा फिरोज शाह कोटला मैदान यानी दिल्ली में इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा एक कांड किया जाता है, सैंडर्स की हत्या। अब सैंडर्स की हत्या के पीछे क्या कारण रहा, कौन थे सैंडर्स, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या है सैंडर्स की कहानी। उसके पश्चात हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को पढ़ेंगे कि क्या कारण रहा सैंडर्स की हत्या का। तो याद रखिएगा कि 1927 ईस्वी में एक आयोग आता है, एक आयोग गठित किया जाता है जिसे कहा जाता है साइमन आयोग। और साइमन आयोग गठित होता 1927 ईस्वी में, परंतु यह भारत आता 1928 ईस्वी में। और भारत जब ये आया तो भारत आने का इसका विरोध किया जाता है। क्यों विरोध किया जाता है? क्योंकि साइमन आयोग में टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे। इसी वजह से सातों सदस्यों के ब्रिटिश होने के नाते साइमन आयोग का भारी मात्रा में विरोध किया जाता है। जब साइमन आयोग का विरोध होना शुरू होता है तो याद रखिएगा कि उन्हीं में से विरोध करने वाले एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाहौर नामक स्थान से इनका विरोध कर रहे होते हैं। उन्हीं लाला लाजपत राय पर एक व्यक्ति था जिसको बोलते हैं सैंडर्स, और सैंडर्स के द्वारा इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 3 सदस्य सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा 3 व्यक्तियों को याद रखिएगा, सुखदेव के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की 1928 दिसंबर 1928 में हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या होती, हत्या करने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि लाला लाजपत राय इन तीनों के गुरु माने जाते हैं। इनके गुरु जो थे, इनकी हत्या कर दी जाती है सैंडर्स के द्वारा। इसी प्रकार उनकी बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की जाती 1928 ईस्वी में इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होता है कि गांव-गांव में जा करके पुलिसकर्मी जनता को परेशान करते, क्योंकि ये लोग हमेशा भागते दौड़ते रहते, जनता इनको संरक्षण प्रदान करती थी। तो जनता को परेशान किया जा रहा होता बार बार। इसी वजह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली बम कांड किया जाता है। असेंबली बम कांड क्या होता है कि पब्लिक सेफ्टी बिल पर ब्रिटिश सरकार आपके परिषद में जा करके बैठी होती है, उसके पर चर्चा चल रही होती है। इसी बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा वहां जा करके एक बम फोड़ा जाता है, और बम फोड़ने के पश्चात याद रखिए ये सब कांड 1929 पे किए जा रहे हैं। बम फोड़ने के पश्चात वहाँ पर वो दोनों खड़े रहते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात भगत सिंह ये बात कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार बहरी हो चुकी है, ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए मैंने ये बम कांड किया था, यानी बम को फेंका था। मेरा मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ इतना था ताकि ब्रिटिश सरकार हमारी आवाज़ को सुन सके। तो इस प्रकार असेंबली बम कांड को 1929 में किया जाता है। उसके पश्चात धीरे धीरे यह संस्था जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी वो बिखर जाती है, क्योंकि उसमें 4 व्यक्तियों को आपके फांसी दे की सज़ा सुना दी जाती है, जिसमें आप समझिए 3 व्यक्ति आप मुख्य रूप से आप जानते हैं कि आपके चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव, 3 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और फांसी की सज़ा राज सुखदेव का आप नाम याद रखिएगा, सैंडर्स की हत्या में लेकर के आते हैं। भगत सिंह आपको इसी में आते हैं,
और उसके बाद राजगुरु को भी फांसी दी जाती है। और इन्हीं के फांसी के पीछे गांधी जी की भी आलोचना की जाती है कि गांधी जी ने इनको बचाने का प्रयास नहीं किया। तो क्या रहा गांधी जी का, उनके विषय में सोच क्या थी, गांधी जी आखिर इनको बचाने में क्यों नाकामयाब रहे, या गांधी जी के द्वारा क्या प्रयास ही नहीं किया गया, इन तमाम सवालों के उत्तर हम आपको आगे देंगे। और आप स्वयं विचार करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या वास्तव में गांधी जी ये कर सकते थे या करना नहीं चाहते थे। आप लोग स्वयं अपना टिप्पणी दीजिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा अपना व्यू, और जो गांधी जी का एक पर्सनल व्यू था उसके बारे में देखते हैं। तो किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा इन तीनों को और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई जाती है, उसके पीछे की क्या कहानी रही, आइए देखते हैं। तो समझिए कि 1929 में ये सब तो आपके किस कारण से हो रहा है, ये उग्रवादी विचारधारा के संगठन थे। अब समझिए कि 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन आता है, उसी समय गांधी जी पुनः एक्टिव हो जाते हैं, किसमें, राजनीति में। 3-4 साल के लिए संन्यास लेते हैं। साइमन आयोग जब 1927 में गठित होकर के 1928 में आता है और 1928 ईस्वी में एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके पश्चात होता क्या है कि ये कहता है कि भारतीयों को एक चैलेंज देता है कि आप संविधान का निर्माण करिए। तो संविधान का निर्माण करने के लिए चैलेंज देता है और इस चैलेंज को कबूल किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तो कहा गया कि जब आप संविधान का निर्माण कर लेंगे तो मैं आपको स्वशासन की भागीदारी दी जाएगी। तो संविधान का निर्माण की जो चैलेंज होता है इसको एक्सेप्ट करती है कांग्रेस और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है मोतीलाल नेहरू को। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट को क्या किया जाता है, लखनऊ अधिवेशन में सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु बाद में इसको हटा दिया जाता है। यानी इसको, क्योंकि जिन्ना और उनके द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि संविधान का निर्माण सर्वसम्मत से होना चाहिए, यानी सबकी सहमति से। क्योंकि जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी बाद में कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेताओं के द्वारा इस रिपोर्ट की क्या की जाती है, विरोध किया जाता है। इसी वजह से सहमति नहीं जताते हैं, इसी वजह से मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी जाती है। जब ये खारिज कर दिया जाता है तो उसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन किया जाता है आपके लाहौर में, जिसे हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन में क्या खास बात थी, आइए समझते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को होता है, दिसंबर का महीना होता है। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। तो रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष वास्तव में चुने जाते हैं गांधी जी, परंतु अध्यक्षता करता कौन है, तो अध्यक्षता करते कौन है भैया, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने अध्यक्षता करते हुए इन्होंने मांग रखी क्या कि हम भैया आज के बाद स्वशासन के स्थान पर हम लोग अपनाएंगे क्या, पूर्ण स्वराज को। स्वशासन के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपनाएंगे, यानी अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, ना कि स्वशासन। तो याद रखिए, जब ये स्वशासन की बात को पूर्ण स्वराज में बदल दिया जाता है और ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो पूर्ण स्वराज है इसको हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाए कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। जब पूर्ण स्वाधीनता दिवस की बात कही जाती है तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस में आप समझिएगा, इसी दिन जब आपका संविधान लागू होता है तो 26 जनवरी को वही लागू किया जाता है, क्योंकि उसी दिन गणतंत्र पहले ही मनाया जा चुका था, इसीलिए हम लोग उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तो रही भैया 1929 की कहानी। 1929 में आप समझिए
कि अध्यक्ष जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके समय में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और गांधी जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाइए। तो गांधी जी ने इसके लिए 11 सूत्री कार्यक्रम तैयार करते हैं। 11 सूत्री कार्यक्रम में 11 मांगों को रखा जाता है और उस समय वायसराय आपके इरविन होते हैं। इरविन की जब वायसराय रहते हैं तो उसमें होता क्या है, क्या क्या कहानी घटती है, आइए हम लोग देखते हैं। तो समझिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम रखा क्या गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऐसा आंदोलन जो हम आपकी आज्ञा का पालन अब सविनय पूर्वक नहीं करेंगे। यानी अवज्ञा, आपकी अवज्ञा का मतलब आज्ञा का पालन अब हम नहीं करेंगे। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की गई एक बगावत थी। और इसमें क्या किया जाता है, गांधी जी इसको करने से पहले ब्रिटिश सरकार को, अर्थात उस समय वायसराय थे इरविन के नाम एक पत्र लिखते हैं और इरविन के नाम एक पत्र लिखा जाता है 14 फरवरी को। 14 फरवरी 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखा जाता है इरविन के नाम कि हमारी मांगों को आप स्वीकार करिए। उस मांग यानी जिसे मैंने आपको बताया 11 सूत्री मांग। तो 11 सूत्री मांग को जब गांधी जी के द्वारा तैयार करके भेजा जाता है इरविन को, तो इरविन इस पत्र का कोई जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से गांधी जी एक दूसरा पत्र 2 मार्च 1930 ईस्वी को लिखते हैं। ये दूसरा पत्र, सेकंड आपका लेटर जाता है। सेकंड लेटर जब इधर जाएगा तो समझिए ये चैलेंज दिया जाता है कि आपने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए हम क्या करते, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। तो इस 11 सूत्री मांगों में आपके सैन्य व्यय को लेकर के प्रश्न किया गया था, कटौती किया जाए, टैक्स को लेकर के कटौती किया जाए और ख़ास तौर पे नमक पर टैक्स को बढ़ा दिया गया था। नमक पर टैक्स भी लगाया गया था क्योंकि ये घरेलू सामान थे, आम जनता को इससे प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए गांधी जी के द्वारा इसमें ख़ास तौर पे नमक का भी जिक्र किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और गांधी जी इसकी शुरुआत याद रखिएगा कब करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो एक आश्रम है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और साबरमती आश्रम से किस रूप में शुरू की जाती है, तो याद रखिएगा दांडी मार्च यात्रा के रूप में। तो दांडी मार्च यात्रा क्या थी, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो साबरमती आश्रम से जैसे आपसे प्रश्न भी पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की जाती है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो होती है साबरमती आश्रम से की जाती है। किस आंदोलन के रूप में जब किया जाए तो आप याद रखिएगा दांडी मार्च यात्रा। दांडी आपका गुजरात में है। दांडी मार्च यात्रा, मार्च इसलिए क्योंकि मार्च के महीने में होता है, यात्रा इसलिए क्योंकि भैया पैदल यात्रा होती है। इसको किया जाता है कब, 12 मार्च को शुरू किया जाता है और चलता कब है भैया, 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल क्या, 1930 ईस्वी तक। समझिए ये साबरमती, ये भी आपके कहाँ है, गुजरात में। साबरमती से लेकर के दांडी के बीच 241 मील का फर्क होता है और 241 मील गांधी जी पद यात्रा करते हैं। और पद यात्रा करने की वजह से जब ये दांडी पहुंचते हैं तो वह डेट कौन सी होती है, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को सुबह उठ करके नमक कानून को तोड़ देते हैं। कैसे कानून तोड़ेंगे, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को ये नमक को बना करके वहाँ नमक कानून को तोड़ते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न अगर पूछे जाते हैं किसी भी तरीके से तो आप इसके लिए तैयार रहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से की जाती है, जबकि दांडी मार्च यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है, साबरमती आश्रम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात गांधी जी साबरमती से 241 मील पैदल चलते हुए दांडी तक पहुँचते हैं और दांडी वो 5 अप्रैल को पहुँचते हैं और 6 अप्रैल को क्या किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक कानून तोड़ करके ये संदेश दे देते हैं कि हम आपके इस नमक कानून के खिलाफ। इसके पश्चात गांधी जी मुंबई की तरफ रवाना होते हैं
और मुंबई में ही जा करके इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मुंबई में उसके पश्चात सरोजिनी नायडू और गांधी जी के पुत्र और उनके साथ कई बड़े नेता जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों ने आंदोलन किया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हिस्से वे हैं जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक रूप दिया गया था, उसके बारे में समझिए। तो पश्चिम और उत्तर का क्षेत्र, जिसे बुला करके बोला जाएगा पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर में आंदोलन, यानी पश्चिम और उत्तर वाले क्षेत्र में आंदोलन किस रूप में चलाया गया। तो याद रखिएगा, पश्चिम और उत्तर आंदोलन को चलाने का श्रेय अब्दुल गफ्फार खान को जाता है। कौन चलाए थे? अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान को याद रखिएगा, इन्होंने समझिए पश्चिम और उत्तर क्षेत्र यानी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का एरिया आप देख लीजिए। तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इस एरिया में आंदोलन को चलाया जाता, लेकिन किस रूप में चलाया जाएगा? तो याद रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन। तो लाल कुर्ती आंदोलन इसे क्यों कहा जाता है? कारण समझिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एक, आप समझिएगा, खुदाई खिदमतगार, एक संगठन का नाम होता है खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संगठन होता है। उस संगठन में लोग क्या करते हैं कि लाल वस्त्र को धारण करते हैं। संगठन का नाम क्या है? खुदाई खिदमतगार। उस खुदाई खिदमतगार में लोग लाल कुर्ती को पहन करके किसी आंदोलन को रूप देते हैं, तो उसी का नाम पड़ गया लाल कुर्ती आंदोलन। ये भी क्या रहा? एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा रहा, जो किसके द्वारा किया जाता है? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। अब्दुल गफ्फार खान की थोड़ी सी जीवनी के बारे में देखें तो इन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़, इन्हें बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। तो बादशाह खान के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इनकी एक पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। समझिए, उस पत्रिका का नाम होता पख्तून, और पख्तून को बाद में ये 10 रोज़ा के रूप में, पहले ये किस नाम से चलाते थे? पख्तून के नाम से, बाद में ये चलाना शुरू कर दिए, इसका नामकरण परिवर्तित करके 10 रोज़ा के रूप में पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू करते हैं। तो ये अब्दुल गफ्फार खान की कुछ जीवनी। बाद में अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन ये पश्चिम और उत्तर में चलाए गए आंदोलन थे, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती को मैंने बताया, खुदाई खिदमतगार के जितने भी सदस्य होते थे सब लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके पश्चात समझिए कि ये तो पश्चिम और उत्तर की बात हुई। भारत में आप समझिए कि भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से आपके संगठन बना करके विरोध किया गया। कैसे? समझिएगा, तो पश्चिमोत्तर के बाद आप समझिए पूर्वोत्तर एरिया में किस नाम से किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र में विरोध, या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कह सकते हैं आंदोलन किस रूप में किया गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे बोलते हैं जियाल रंग आंदोलन। ये प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जियाल रंग आंदोलन कहाँ चलाया जाता है? विशेष तौर पे याद रखिएगा, ये मणिपुर में चलाया जाता है। और मणिपुर आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का एक, पूरब और उत्तर का एक क्षेत्र है। तो जियाल रंग आंदोलन मणिपुर नामक स्थान पर चलाया जाता है। ये भी किसका हिस्सा होता है? ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा होता है। यहाँ के जो नेता होते हैं वो नागाओं को लेकर के, नागाओं के साथ एक नेता होता है जिसका नाम होता है यदुनाथ। यदुनाथ आपके एक व्यक्ति होता है, उसी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया जाता है, यदुनाथ के नेतृत्व में। बाद में क्या किया जाता है? यदुनाथ को फांसी की सज़ा दे दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा।
परंतु इसी यदुनाथ की एक बहन होती है, बहन का नाम आप याद रखिएगा, उसका नाम होता है गैडिनल्यू, गैडिनल्यू। और इसी गैडिनल्यू को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको रानी की उपाधि दी जाती है। इसको प्रश्न आपसे कभी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। पिछली बार भी आपके प्रश्न पूछे गए थे, कई एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा कि जियाल रंग आंदोलन किस हिस्से का चलाया गया था, तो याद रखिएगा मणिपुर में चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता थे यदुनाथ, और यदुनाथ के नेतृत्व में इसको चलाया गया। बाद में इसको आगे बढ़ाने का काम उसकी बहन गैडिनल्यू के द्वारा किया जाता है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार से दक्षिण भारत में किए गए कुछ आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट होते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी हिस्सा लेते हैं। कहा जाता है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगभग 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा जब इसे गांधी जी को जेल में भेज दिया जाता है, तो उसके आगे की कहानी क्या होती है समझिए। गांधी जी जेल में होते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ पूरे हिस्से में चल रहा होता है। अब इस आंदोलन को शांत कराने के पीछे एक चाल चली जाती है, या कह सकते हो कि इरविन एक चाल चलता है, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन का एक समझौता होता है, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या था, क्या क्या इसमें खास बातें कही गई थी, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता क्या था। गांधी और इरविन के बीच एक बात हुई। हुआ क्या समझिए। गांधी जी जेल में रहते हैं। गांधी जी को 26 जनवरी 1931 ईस्वी को 26 जनवरी 1931 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जेल से रिहा किस लिए, देखिए दिन कौन सा चूज किया जा रहा है। दिन चूज किया जा रहा है 26 जनवरी का। और 26 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक 26 जनवरी को डेट को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस ही मनाएंगे। इसी वजह से 26 जनवरी की डेट को इरविन के द्वारा, इरविन उस समय वायसराय होते, इरविन के द्वारा गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और ये दिखाया जाता है कि हम आपके साथ हैं। और गांधी जी को क्या किया जाता है कि जब रिहा गांधी जी हो करके आते हैं तो दो व्यक्ति मिल करके, याद रखिएगा दोनों का नाम कभी हो सकता पूछा जाए। एक व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू और दूसरे व्यक्ति थे आपके जयकर। तेज बहादुर सप्रू और प्लस आपके थे जयकर। दो व्यक्तियों की मदद से गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता कराया जाता है, यानी मीटिंग कराई जाती है। तो ये दो भारतीय जिनका नाम होता है तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इन दोनों ने मिल करके गांधी और इरविन के बीच एक समझौता कराते हैं, यानी एक मीटिंग बुलाते हैं। उसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और यह मीटिंग कब की जाती है, तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931। अब इसमें क्या क्या बातें कही जाती हैं दोनों लोगों की तरफ से। इसी के बीच समझिए एक गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है। तो गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौते होते हैं, इसको लेकर के देखते हैं। तो गांधी जी के द्वारा और इरविन के द्वारा अलग अलग प्रस्ताव रखे जाते हैं। इरविन प्रस्ताव ये रखता है कि जिन व्यक्तियों पर आपके आपराधिक केस दर्ज हैं, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि दंड के रूप में ऐसे लोग जो अपराध करके आए हैं, जो भारी अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं, ऐसे अपराधों के लिए छोड़ करके बाकी सभी लोगों को इससे गिरफ्तार जो किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो आपराधिक केसों में बंद थे आपके 3 व्यक्ति, एक सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। तो आपराधिक मामलों को पहले ही क्या किया था कि इरविन के द्वारा इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि हम आपराधिक मामलों में बंद हुए व्यक्तियों को वापस छोड़ेंगे नहीं।
तो गांधी जी को इस बात को मानना पड़ता है। इसी वजह से गांधी जी के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाया नहीं जा सका। परंतु गांधी जी के द्वारा कुछ बुकें ऐसे लिखती हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते भी हैं, उसमें कहा जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया था, परंतु भगत सिंह स्वयं चाहते थे कि जो है मुझे फांसी पे लटकाया जाए, क्योंकि उस समय उस मांग भी थी। भगत सिंह का अपना रवैया होता है, बीडी सावरकर का अपना स्वयं का रवैया होता है। बीडी सावरकर भी एक ऐसे नेता थे जो ये मानते थे कि अगर आंदोलन को चलाना है तो मेरा जीवित रहना जरूरी है, लेकिन उस समय भगत सिंह की ये सोच थी कि अगर शहीद भी हो जाते हैं तो कोई नहीं, इससे जनता के बीच एक नई लहर उत्पन्न होगी। और उस समय इतना भगत सिंह इतना पॉपुलर हो चुके थे, उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए भगत सिंह ने अपने आप को स्वयं पर फांसी को कहा जाता है कि लटका दिया जाता है। यानी 24 मार्च को फांसी होने वाली रहती है, 23 मार्च को ही किसी कारणवश उनको लटका दिया जाता है। ये कुछ अपने सबके अपने अपने विचार हैं, क्या सच्चाई है इसका कोई जानता नहीं। गांधी जी के द्वारा भी ये कहा जाता है कि प्रयास भरसक किए जाते हैं बचाने का, लेकिन क्योंकि ये आपराधिक श्रेणियों में आते हैं, इसीलिए आपराधिक मामलों को लेकर के इरविन ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम आपराधिक मामलों में बंद लोगों को रिहा नहीं करेंगे। तो गांधी जी के द्वारा ये चीज़ें थी, और गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे, शराबबंदी पर जो है हमको पूरा आदेश है, शराब जो है इस तरीके से बिक्री होती है उस पर हम अपना जाँच करा सकते हैं। और इरविन ने यह भी कहा कि जो है हम किसी भी हाल में सबने अवज्ञा आंदोलन में हुए लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी ना तो किसी तरीके से जो हिंसा भी हुआ होगा, हिंसा तो कहीं विशेष जगह पे हुआ नहीं था, लेकिन जो भी कुछ हुआ है इसको किसी भी रूप में जांच का आदेश हम नहीं देंगे। तो इस तरीके से की गई कुछ बातें जिन्हें गांधी इरविन समझौते में कहा जाता है। और इरविन कहते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं गांधी जी के सामने, आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो गांधी जी के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और गांधी जी इंग्लैंड रवाना हो जाते हैं आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो क्या है गोलमेज सम्मेलन, क्या बातें होती हैं गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी के द्वारा किस तरीके से क्या निर्णय लिए जाते हैं, उसके बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चलता है, गांधी जी के द्वारा कुछ समय के लिए राजनीति से फिर हट जाते हैं और पुनः प्रवेश करते हैं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। इन सब की कहानी को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके काम की चीज़ें लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए, सपोर्ट करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। आप चैनल को शेयर करिए और इसी तरीके से आपके पेट के एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।